हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुशी खुशी होंगे। तो आज अपन यूनिट सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला आपका चैप्टर आता है कि देखिए क्या नाम है चैप्टर का, भू संतुलन की संकल्पना। यानी कि जो भूमि का संतुलन है या पृथ्वी का संतुलन है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार पृथ्वी ने अपना बैलेंस यानी कि संतुलन बना रखा है। इसी के अंतर्गत आपको दो जनों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जॉर्ज एरी और एक और है आपके प्राट की संकल्पना। दो हैं, एक प्राट महोदय की संकल्पना पढ़नी है आपको, एक जॉर्ज एरी की संकल्पना पढ़ी, जो कि क्या दिया, उन्होंने भू संतुलन से संबंधित परिकल्पनाएं दी है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पृथ्वी ने अपना बैलेंस किस प्रकार बना रखा है। अब आपको सोचोगे बैलेंस बनाने से क्या मतलब है, तो आप कहीं पर देखोगे तो आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पर देखोगे तो पठार मिलेंगे, कहीं पर देखोगे तो मैदान मिलेंगे और कहीं कहीं देखने पर आपको गर्त भी देखने को मिलते हैं। जैसे पर्वत की बात करूं तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हमारा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर गहरा है। तो एक तो वो ऊंचाई जो कि बहुत है माउंट एवरेस्ट की, जो कि बहुत ऊंचा है, एक वो है जो कि बहुत गहरा है। अर्थात पृथ्वी पर स्थल भाग कहीं पर भी समान रूप से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब जगह अगर मैदान है तो मैदान ही दिखेंगे, या पर्वत है तो पर्वत ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पृथ्वी ने अपना संतुलन बना रखा है, जहाँ पर पर्वत है तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटी है तो कहीं पर कुछ और है, तो कहीं पर गर्त है। तो ये अपना पृथ्वी ने अपना संतुलन कैसे बना रखा है, इस पर दो जनों ने अपना एक मत रखा है, जिसमें एक प्राट महोदय है, एक एरी महोदय है। इन दोनों की संकल्पना को आपको अध्ययन करना है और समझना है कि भू संतुलन या पृथ्वी का संतुलन, भू संतुलन से सीधा सा अभिप्राय है क्या है, पृथ्वी का संतुलन। ठीक है, पृथ्वी का संतुलन को आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भू संतुलन, देखें, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में, पृथ्वी के ऊपर यानी कि ऊपर क्या क्या स्थित है, देखें, पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में स्थित यानी कि नीचे गर्त के रूप में गहराई में स्थित, जैसे झील हो गई, समुद्र हो गया आदि भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही क्या कहलाती है, संतुलन की दशा। अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी पर ऊपर स्थित पर्वत, पठार, मैदान और गर्त वगैरह, झीलें वगैरह, ये सब मिलकर के क्या एक स्थिति बनाती है, तो भू संतुलन की दशा या संतुलन की दशा कहलाती है। आइसोस्टेसी शब्द, भू संतुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी। यह किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का, और किस शब्द से मिलकर बना है, आइसोस्टेटियस। आइसोस्टेटियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, समस्थिति। समस्थिति का संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या अर्थ होता है समस्थिति का। समस्थिति यानी कि समान स्थिति, क्या अर्थ हुआ, समान स्थिति, जिसमें समान स्थिति हो। कभी कभी आपने सोचा होगा कि एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पठार, एक तरफ मैदान, एक तरफ गर्त है, तो पृथ्वी ने अपना बैलेंस क्यों बना रखा है, कैसे बना रखा है, क्यों वो एक तरफ झुक नहीं जाती, क्यों वो एक तरफ गिर नहीं जाती। तो इसी के पीछे संकल्पना का प्रतिपादन करते हुए जॉर्ज एरी महोदय आगे बहुत से तथ्यों का हवाला देते हुए और उदाहरण पेश करते हुए अपनों को बताते हैं कि किस तरह पृथ्वी ने अपना संतुलन बना रखा है। लेकिन उनकी परिकल्पना पढ़ने से पहले अपनों को ये समझना होगा कि सबसे पहले ये शब्द दिया किसने, समस्थिति या आइसोस्टेसी शब्द। तो देखें, संतुलन शब्द यानी कि आइसोस्टेसी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया शब्द का, अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डटन द्वारा। किसके द्वारा, डटन द्वारा। कब किया गया, 1889 ईस्वी में किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम संतुलन यानी कि आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो डटन महोदय ने किया है। ये क्या है, तो भूगर्भवेत्ता थे और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका से। और कब सिद्धांत दिया है, सब कब नाम दिया, तो 1889 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया या ये नाम दिया। आगे देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य भूतल यानी कि धरातल के असमान भागों, अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊपर उठे जैसे पर्वत, पठार और नीचे धसे हुए भागों जैसे को स्थिर स्थिति की स्थापना करने के लिए
यह सिद्धांत दिया है कि मतलब भूतल यानी धरातल पर असमानताएं, असमानता जैसे कि धरातल पर क्या है, बड़े बड़े ऊंचे उठे ऊपर भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां वगैरह ये, और नीचे धसे हुए जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गया, महासागर की तली हो गया, ये सब क्या करते हैं कि स्थिरता बनाने में कारगर साबित होते हैं। अगला है डटन का यह मत, डन नहीं है डटन है यहाँ पर, डटन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊपर उठे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामूहिक तली के नीचे स्थिर पदार्थ का भार बराबर होता है। अर्थात जो भाग ऊपर है, जो भाग जितना ऊपर है वो उतना के उतना ही नीचे भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भाग का घनत्व कम तथा नीचे धसे हुए भाग का घनत्व अधिक होता है, तभी सबका भार एक समान रेखा के सहारे बराबर होगा। और उस रेखा का नाम क्या दिया उन्होंने, समदबाव तल या समतोत तल या क्षतिपूर्ति तल। तीनों नाम एक ही चीज के हैं, याद रखना। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समदबाव तल क्या है या समतोत तल क्या है, या पूछा जा सकता है कि क्षतिपूर्ति तल क्या है। ये तीनों एक ही चीज का नाम है, एक ही रेखा का नाम है। वो रेखा जहां पर पर्वत और घाटी दोनों का घनत्व बराबर होता है। जो ऊपर उठे भाग है उनका घनत्व क्या बोल रहे हैं, वो कम होता है, और जो नीचे धसे हुए उनका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। एक तरफ अधिक है, एक तरफ कम है, और ये बैलेंस बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समदबाव तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वह कौन सी रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी के ऊपर उठे भाग और नीचे धसे भाग का घनत्व समान होता है, तो वो होगा आपका समदबाव तल भी कह सकते हैं, समतोल तल भी कह सकते हैं, और क्षतिपूर्ति तल भी कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब पहले सिद्धांत की बात अपन करते हैं, या पहला किसने सिद्धांत, ऐसे तो ज्योग्राफी में बहुत से सिद्धांत है, बहुत लोगों ने दिए हैं, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, तो बहुत सारे तो अपन नहीं पढ़ेंगे, अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनों को वही पढ़ना है। तो पहला है आपका जॉर्ज एरी महोदय की संकल्पना। इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया कि पृथ्वी अपना संतुलन कैसे स्थापित करती है, उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, वो भी अपन अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप समझ गए। अब देखते हैं कि जॉर्ज एरी की संकल्पना क्या है। एरी ने बताया कि हिमालय का अधिकांश भाग खोखला नहीं हो सकता, यानी कि जो हिमालय पर्वत इतना ऊंचा उठा हुआ है, जो कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित होता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रही है। इस प्रकार हिमालय बाहरी ग्लेशियर मैग्मा में तैर रहा है, ऐसा इनका मानना है। किसका मानना है, तो एरी महोदय का। जैसे उन्होंने कहा कि जो ये हिमालय पर्वत है, ये जो इसका अंदरूनी भाग है, जो आंतरिक भाग है, वो खोखला नहीं हो सकता है, वो कैसा होगा, ठोस होगा। और इसके जो नीचे वाला भाग है वो भी खोखला नहीं होकर के ठोस रूप में होगा। अर्थात जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक बर्तन लें, उसमें आप पूरा क्या भर दें, जल भर दें। इसमें जल भर दिया आपने, इसे जल भरने के बाद आपने क्या किया कि इसमें थर्माकोल रख दिया। या जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण बताऊं मैं, आप जैसे नाव में तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं, तो नाव में तैरते हो, नाव देखी होगी आपने, बोट देखी होगी, उसका एक भाग तो ऊपर होता है और अधिकतर भाग कहाँ होता है, नीचे धसा होता है। क्या नाव डूबती है, नहीं डूबती है, क्योंकि वो अपना बैलेंस बना करके चलती है। इसी प्रकार जो हिमालय पर्वत जो ऊपर उठा हुआ भाग है, वो जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं अधिक भाग कहाँ पर स्थित है, धरातल के अंदर स्थित है। जिस तरह मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ है, क्या पेड़ ऊपर से जो है वही है, क्या नीचे उसके कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। नीचे क्या होती है, उसकी जड़ें होती है, वो जड़ें ही जमीन से उसको जकड़े रखती है, उसको पकड़े रखती है। अगर जड़ें नहीं होगी तो पेड़ अपने आप ही नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी भी जड़ें हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, जमीन में स्थित है। अर्थात जो कि ये सियाल परत, ये सीमा और नीफे, तीन परतें होती है। तो सियाल सबसे ऊपरी परत होती है, सीमा दूसरी परत होती है। तो जो सीमा परत है वो किस पर है, सियाल पर स्थित है।
ठीक है, आगे देखते हैं। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है, इन्होंने उदाहरण दिया है, उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक व्याप्त है। अभी जो मैंने बताया आपको कि एक जल में अगर नाव को आप देखोगे तो नाव का कुछ ही भाग जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, उसका अधिकांश भाग कहाँ चला जाता है, जल की गहराइयों में या जल के अंदर चला जाता है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि बर्फ का टुकड़ा। अब देखो, जैसे कि अगर इसको भी समझाऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए कि एक आपने बर्फ का टुकड़ा लिया और उसी जल में डुबो दिया। ये जल है, ठीक है, जल है। इस जल में आपने क्या किया कि एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा लिया और उसको आपने इसमें डुबो दिया। एक टुकड़ा एक और लिया, उसको भी आपने इसमें डुबो दिया। एक और टुकड़ा लिया आपने, उसको भी इसके अंदर डुबो दिया। ये जो क्या है, ये बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ है। अब आप देखोगे कि ये बर्फ है जो, ये कुछ भाग तो इसका कहाँ पर दिखेगा आपको, ऊपर की ओर, और अधिकांश भाग इसका कहाँ पर दिखेगा आपको, नीचे की ओर। ये देखो, कुछ भाग कहाँ पर दिखता है इसका, ऊपर की ओर, और अधिकांश भाग कहाँ चला गया इसका, पानी के अंदर चला गया। लेकिन पूरा बर्फ डूबता नहीं, ऊपर तैरता रहता है। किसके अंतर्गत, जल के अंतर्गत, ठीक है। तो आप जब उस बर्फ के टुकड़े को ध्यान से देखोगे तो कुछ ही भाग आपको ऊपर मिलेगा और अधिकांश भाग उसका कहाँ होता है, नीचे होता है। अगर मैं इसको ऐसे रेशो के माध्यम से समझाऊं, 30% ऊपर रहता है और 70% से अधिक भाग कहाँ चला जाता है, जल में डूब जाता है, ठीक है। आगे देखें, उसी प्रकार महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व कितना है, 2.67 तथा सब स्टेट्रम के अंतर्गत 3 माना गया है, ठीक है। तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग में सब स्टेट्रम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट में 9 भाग को सब स्टेट्रम के नीचे रहना पड़ेगा। अर्थात हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि हिमालय जितना ऊपर है उसका ही कितने गुना भाग नीचे है, 9 गुना भाग नीचे है। अब इसको आप थोड़ी सी आसान भाषा में समझो, ये तो ज्योग्राफी की भाषा है। देखो इधर समझाता हूँ। मान लिया ये हमारा धरातल है, ये क्या है, धरातल है। इस धरातल पर एक वृक्ष है, ठीक है, ये क्या है, एक वृक्ष है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के इसकी ऊंचाई यहाँ तक मान ली कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। अब ये सिद्धांत बोल रहा है जो वस्तु जितनी ऊपर होगी वो उतनी ही गहराई में स्थित होती है। ये क्या है, धरातल। ये क्या है, वृक्ष, और इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है वो, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। जो वस्तु जितनी ऊपर होगी उसकी कितने गुना नीचे होगी, 9 गुना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पेड़ हमारा ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें या उसका जो भाग है, मूल भाग, और वो कितना गहराई पर होगा, वो कितने गहराई पर होगा, 9 मीटर की गहराई पर होगा। अर्थात जो पेड़ हमें ऊपर धरातल पर तो कितने मीटर की ऊंचाई पर दिख रहा है, 1 मीटर की ऊंचाई पर, वो उसकी जड़ें कितनी गहराई पर होगी, तो आपकी 9 मीटर की गहराई पर होगी। अर्थात जो वस्तु जितनी ऊपर है उसकी 9 गुना कहाँ पर होती है, उसकी 9 गुना कहाँ पर होती है, धरातल के अंदरूनी भाग पर होती है, ठीक है। यही ये सिद्धांत कह रहा है। अर्थात जो भाग, जो यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई पर है उसका 9 गुना भाग कहाँ पर स्थित है, धरातल के अंतर्गत स्थित है। ऐसा कौन कह रहा है, जॉर्ज एरी महोदय, ठीक है। जॉर्ज एरी के महोदय द्वारा यह कथन दिया गया है, तभी जाकर के वो स्थिर, वरना कब का हिमालय भी गिर जाता और वरना जो हमारे पेड़ वगैरह होते हैं वो भी गिर जाता है। अगर जड़ें नहीं होगी तो पेड़ गिर ही जाएंगे, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मूल बात आपको सिद्धांत के बारे में ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है, देखें कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यानी कि उनका जो स्तंभों का घनत्व है वो तो ये क्या बोलते हैं, बराबर है, लेकिन उनकी गहराई में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है।
अगला देखें, महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है। महाद्वीप का जो भाग है, पूरा महाद्वीप हमारा, वो किसी एक न एक पदार्थ से मिलकर बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार एवं लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया गया है। अब इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जॉर्ज एरी महोदय ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब क्या एक्सपेरिमेंट करा वो अपन देख लेते हैं। एक जल का भाग लिया और उसको एक बर्तन लिया, उसमें उसने क्या किया कि पानी भर दिया, पूरे में पानी भर दिया और उसमें क्या डाल दिया उसने, लोहे के धातु के छोटे छोटे बॉक्स डाल दिए। इस प्रकार से देखें, ये तो क्या है जल, ये क्या है धातु खंड। अब और ये वाली जो रेखा आपको बता रही है, दर्शा रही है, ये कौन सी रेखा है देख लो एक बार। ये कौन सी रेखा है, क्षति पूर्ति तल, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देखो, देखें ये उन्होंने क्या करा कि अलग अलग टुकड़ों के अलग अलग साइज के क्या किए उन्होंने, धातु सेम है, ठीक है, धातु के टुकड़े हैं, लेकिन साइज इनकी आप देखोगे तो अलग अलग है, इनका घनत्व भी देखोगे तो अलग अलग है। तो ये जैसे जो लंबा है वो अधिक गहराई पर गया, जो थोड़ा चौड़ा है वो कम गहराई पर गया, लेकिन उनका ऊपरी भाग आप देखोगे तो आपको समान देखने को मिलेगा और गहराई में पर्याप्त अंतर है। देखो ये वाला भाग यहाँ तक ऊंचा है, ये वाला और ऊपर है, ये वाला और नीचे, ये वाला और नीचे, ये वाला कम नीचे। तो धातु तो बराबर है और उनकी गहराई में क्या पाया जा रहा है, पर्याप्त अंतर पाया जा रहा है। इसी को उन्होंने, इस सिद्धांत को इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। अर्थात जो गहराई में पर्याप्त अंतर है लेकिन घनत्व समान है, ठीक है ना, गहराई में अंतर पाया जा रहा है लेकिन घनत्व क्या है उनका समान है। और ये कौन सी रेखा है आपको बता दी गई है, क्षतिपूर्ति तल, समतोत तल, जहाँ पर इन सब का भार क्या है समान है और एक कुछ मात्रा में ही ऊपर और अधिकतर नीचे है। और कितनी मात्रा में अगर नीचे पूछा जाए तो कितने गुना नीचे है, 9% या 9 गुना नीचे भाग है और 1% भाग कहाँ पर है, ऊपर स्थित है। ये थी आपकी किसकी, जॉर्ज एरी की संकल्पना। इसके बाद आपकी आती है प्राट की संकल्पना। किसकी आती है, प्राट महोदय की संकल्पना। देखें प्राट महोदय की संकल्पना। प्राट महोदय ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों के घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। देखो ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्या बोल रहा है, पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, पठारों का मैदानों से कम है, मैदानों का समुद्र तली से कम है। अर्थात ऊंचाई के साथ घनत्व में क्या विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका पर्वत है, ये आपका पठार है, ये आपका मैदान है और ये आपका समुद्र तल है। तो ये कह रहे हैं पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम है, यानी कि सर्वाधिक घनत्व किसका है, अगर आपको मैं सीधे से शब्दों में कहूँ तो
सर्वाधिक घनत्व आपके जो नीचे धसे हुए भाग हैं उनका यानी समुद्र तलिका है। तो समुद्र तलिका भार घनत्व सर्वाधिक और जो ऊपर उठा भाग है उनका सबसे कम है। यानी जितनी ऊंचाई पर जो वस्तु है उसका घनत्व उतना ही क्या है, कम, और जितनी वस्तु गहराई में है उसका घनत्व उतना ही क्या है, अधिक पाया जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? प्राट महोदय मानते हैं। प्राट के अनुसार क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, नीचे समान घनत्व होता है। इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है, और क्षतिपूर्ति तल के नीचे क्या बोला है इन्होंने? घनत्व समान रहता है। प्राट के अनुसार पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र होता है। प्राट के अनुसार क्या होता है? पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे समतोल रेखा या क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे दो स्तंभ है, एक का क्या नाम है ए और एक का क्या नाम है बी। धरातलीय क्षेत्र बराबर है परंतु उनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, लेकिन दोनों का भार संतुलन के लिए कंपनसेशन रेखा या समतोल रेखा के बराबर होना चाहिए। इसके लिए ए स्तंभ का घनत्व कम और बी स्तंभ का घनत्व अधिक होना चाहिए ताकि दोनों का संतुलन रेखा पर समान भार हो सके। इस प्रकार प्राट महोदय ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा संबंध पाया जाता है। अर्थात क्या है? ऊंचा स्तंभ होगा तो घनत्व कैसा होगा? कम। नीचा स्तंभ होगा तो घनत्व कैसा होगा? अधिक। अगर आपको क्वेश्चन दे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व प्राट के अनुसार माना गया है, एक ऑप्शन दे दिया पर्वत, एक दे दिया पठार, एक दे दिया मैदान और एक दे दिया आपको महासागरीय तली, तो आंसर क्या होगा? महासागरीय तली। क्योंकि जितना भाग नीचे होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और जो भाग जितना ऊपर होगा, जितना अधिक ऊंचाई पर होगा उसका घनत्व कैसा होता है? कम होता है। अर्थात जितना अधिक ऊंचाई उतना घनत्व कम, जितनी अधिक गहराई उतना घनत्व अधिक होगा। किसके अनुसार? प्राट महोदय के अनुसार। प्राट के अनुसार जैसे जो उदाहरण बताया उसका मैं चित्र इसमें लगाना भूल गया, मैं आपको बना के बता देता हूं यहाँ पर। ये जलीय भाग है, ठीक है, वही, और आपके ये जो स्तंभ है, स्तंभ देख लें आप। एक तो ये वाला स्तंभ है, ठीक है, और एक ये वाला स्तंभ है, ठीक है। अब ए को, ये ए है, ये बी है, तो ए जितना छोटा होगा उसका घनत्व इतना अधिक, और बी जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व इतना कम होगा। यानी ऊंचाई जितनी अधिक घनत्व कम, ऊंचाई जितनी कम घनत्व उतना अधिक होगा, ठीक है। और लास्ट लाइन है इसकी, प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसीलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब उच्चावच क्या होते हैं? तो रिलिप्स होते हैं। रिलिप्स यानी कि जो पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके? तो उच्चावच कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दो संकल्पना है भू संतुलन से संबंधित, प्राट महोदय की और जॉर्ज एरी महोदय की संकल्पना, ठीक है। आइसोस्टेसिस शब्द सबसे पहले किसने दिया? याद रखना है आपको, डटन महोदय ने दिया है। कहाँ से है ये? तो अमेरिका से हैं। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी पर समान ऊंचाई और नीचे स्थानों को समान रूप से समान दबाव वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदबाव तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनका भार एवं दबाव एक जैसा होता है। जॉर्ज एरी ने कौन सा उदाहरण दिया था? याद रखना है आपको, बर्फ वाला उदाहरण याद रखना है आपको। कितना गुना नीचे चला जाएगा वो भी आपको याद रखना है, 9 गुना नीचे चला जाता है। विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन पाया जाता है। कौन कहते हैं? जॉर्ज एरी महोदय। और प्राट का कहना क्या है?
कि ऊंचाई जितनी अधिक होगी घनत्व उतना कम, नीचा जितना होगा उसका घनत्व इतना अधिक होगा। तो ये पूरा आपको अच्छे से बेसिक है, थोड़ा समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।